बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप पिछले 2-3 साल के अंदर टैक्स के लॉज में होने वाली चेंजेस को एनालाइज कर लें, सारे का सारा फोकस जो है वो टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने पे है। पिछले साल गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो है वो 30% इंक्रीज़ हुआ है। इसके बावजूद जो है वो इतने स्ट्रिंजेंट मेजर दिए जा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है वो पेन फील करता है, क्योंकि इसकी डाउन साइड ये है कि गवर्नमेंट टैक्स बेस बढ़ाने के ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं करती। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा की किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको कोई रिटेलर, कोई शॉपकीपर सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं देगा। इवन पेमेंट भी प्रेफर की जाती है कि कैश के अंदर ही कर दें। इसके दो बैड इफ़ेक्ट होते हैं। पहला ये कि एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मुतासर होती है, नए बिजनेसेस काम करने के लिए आगे नहीं आते, आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करने की बजाय श्रिंक होती है। पिछले साल गवर्नमेंट ने अपील्स के अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस की, पिक्यूनरी लिमिट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई और ऑलमोस्ट एक अपील का फॉरम जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया। अभी वेरी रिसेंटली कोर्ट्स, जो हायर कोर्ट्स हैं, उनके फैसले के बाद जो रिकवरी का एक मैकेनिज्म था उसको ड्रास्टिकली चेंज किया गया। ये चेंजेस क्या हैं और इसके अंदर क्या लीगल लेकुनाज हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा जी, ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी नज़र आते हैं। समहाउ ये इनको भी टैकल करने की ज़रूरत है। प्रोविजन जो अमेंडमेंट है वो ये कहती है कि जी पेएबल अंडर एनी प्रोविजन और एनी असेसमेंट ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमलाइन जो लॉ के अंदर डिफाइन की गई है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। लॉ में मेंशन किया होता है कि आपका ऑर्डर हो गया, आप इतने महीने, इतने डेज़ के अंदर नोटिस इशू करते हैं और फिर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये उसको भी बाईपास कर रहा है। फिर केस टू केस बेसिस के ऊपर चीज़ें देखी जा रही हैं, वो भी होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 10A है विच पर्टिकुलरली इंश्योर करता है कि हर जो पर्सन है, सिटीज़न है, उसको फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस का राइट हासिल है। ये भी वायलेट होता है इसके थ्रू। सेकेंडली, लॉ स्ट्रेट अवे वर्ड यूज़ कर रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या हाई कोर्ट का फैसला हो तो टैक्स इमीडिएटली पेएबल होगा, जबकि हम सबको ये पता है कि जब हाई कोर्ट का फैसला आता है तो गिवन पीरियड के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बाद में एक फैसले के बाद आप रिव्यू एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025, ये इन सारों को वायलेट करता है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 77 है वो स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पस ऑफ फेडरेशन एक्सेप्ट और अंडर अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, यानी पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। मे बी लॉ में दिया होगा कि अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो है वो आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को डिटरमिन कौन करेगा कि क्या वो हर वक्त सामने आने वाली जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एक्सेप्शनल हैं। तो ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं जो आगे जाके आंसर होंगे। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाने से पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। प्रीवियसली कलेक्शन और रिकवरी का क्या मैकेनिज्म था। जब भी कोई ऑर्डर होता था तो उसके तहत सेक्शन 137 में एक ड्यू डेट दी जाती थी जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स का बताया जाता था। उसके बाद सेक्शन 138 है जो रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर का मैकेनिज्म है। हम वेट करते हैं कि जी उसका 138 का नोटिस इशू हो गया है। उसके बाद लॉ में पैरेलल बताया गया है कि 138A में वो डेप्यूटी कमिश्नर्स या इस तरह के जो लोकल रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको भी कह सकता है कि टैक्स कलेक्ट करे। 138B में यह है कि अगर टैक्स पेयर बैंक करप्ट हो गया तो फिर उससे टैक्स उसके एस्टेट्स में से, उसकी प्रॉपर्टी में से कलेक्ट करना है। 139 ये कहता है कि कलेक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी इसके डायरेक्टर्स पे चला जाता है और इसके जो पार्टनर्स हैं उनकी स्टेट्स पे चला जाता है, यानी ऑलरेडी एक कंप्लीट प्रोसेस मौजूद है। उसके अलावा जो सेक्शन में चेंज की गई है वो 140 भी है कि रिकवरी ऑफ टैक्स पर्सन्स होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ अ टैक्स पेयर। जिस तरह से हम कहते हैं कि बैंक अटैच कर दें, उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच कर दें, या उसकी कोई कार है वो अटैच कर दें, या इवन डेटर्स से भी जहाँ से बिजनेस ने पैसे लेने होते हैं वो भी आप अटैच कर देते हैं। तो ये एक इतना बड़ा मैकेनिज्म ऑलरेडी लॉ में दिया हुआ है कलेक्शन और रिकवरी ऑफ टैक्स का, जो कि ड्यू कोर्स में
सर्कुलेट करता है और टैक्स पेयर इसके मुताबिक अमल करता है। लेकिन इन सारों के बावजूद लॉ में रिसेंट चेंजेस हुई हैं, वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि 138 में ये चेंज करें कि किसी भी ऑर्डिनेंस में दी गई शिक के ख़िलाफ़ या इन एनी अदर लॉ कोई भी रूल या अदल, जब भी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, ठीक है, तो किसी भी जजमेंट को नहीं देखा जाएगा किसी भी और फॉरम के, एंड द टैक्स पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और एनी अदर असेसमेंट शैल बिकम इमीडिएटली पेएबल और विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस गिवन बाय द टैक्स अथॉरिटी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एक रिव्यू एप्लीकेशन डाली जा सकती है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमीडिएटली कैसे पेएबल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा लॉ ये कहता है कि notwithstanding anything contained in this ordinance or any other law for the time being in force, the tax payable from any assessment order shall become immediately recoverable और within the time specified, जो भी आपने दिया हुआ है उसके मुताबिक वो रिकवर करना शुरू कर देंगे। तो 140 जो है वो ये कहता है कि उसको इमीडिएटली रिकवर करना शुरू कर दिया जाएगा और वो टैक्स जो है वो पेएबल हो जाएगा। तो ये दो बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई हैं जिसमें लोगों का ख्याल ये है, एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा लॉ ये कहता है कि आप पोस्टिंग कर सकते हैं एफबीआर के ऑफिसर्स की, इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स की बिजनेसेस के ऊपर। प्रीवियसली शुगर या इस किस्म की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे ये लोग पोस्ट किए जाते थे जहाँ से ख़तरा होता था कि बहुत बड़ी अमाउंट की टैक्स चोरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे लॉ कहता क्या है कि कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस बताई जाएंगी और जहाँ पे बोर्ड या चीफ कमिश्नर अप्रोप्रिएट समझता है तो वो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को और सच अदर ऑफिसर एज में बी डेजिग्नेटेड, ठीक है, जो बोर्ड के कंट्रोल के अंदर हैं या चीफ के कंट्रोल के अंदर हैं, टू द प्रेमिसेस ऑफ एनी पर्सन। जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो ये है कि अब वो किसी भी शख्स में, पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कोई सेक्टर है या वो कोई क्लास है, किसी के ऊपर भी वो अपने ऑफिसर बिठा सकते हैं टू मॉनिटर द प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, स्टॉक ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड एट एनी टाइम। यानी आप स्टॉक चेक करने के लिए किसी भी की भी बिजनेस प्रेमिसेस में प्रीवियसली नोटिफाई किया जाता था कि फलां टैक्स पेयर है, उसके ऊपर आपने करना है, उस वहाँ पे ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंट होता था और वो प्रोडक्शन और सप्लाईज़ को मॉनिटर करता था। अब लॉ ये कहता है कि आप किसी भी पर्सन की प्रेमिसेस के ऊपर ऑफिसर्स को डिप्यूट कर सकते हैं फॉर द मॉनिटरिंग, बेशक वो गुड्स में डील कर रहा है, सर्विसेज में या किसी भी चीज़ में। तो ये वो चेंजेस हैं जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स एंड कॉरपोरेट अफेयर्स।